वेलकम डियर लर्नर्स, आप सभी का एसकेएम कोचिंग क्लासेस पदमपुर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में से उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की हुई है किस प्रकार से भारत का उदय हुआ है, किस प्रकार से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और हिमालय कैसे बना। तो आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इनका निर्माण क्रम कैसा है, सबसे पहले कौन बना, उसके बाद में किसकी उत्पत्ति होती है, ये हमने देखा। तो इसी बीच हमारे पास में निकल कर के आता है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है ये प्लेस्टोसीन युग के अंदर हिमालय की नदियों द्वारा अवसाद से निर्मित है। अब ये क्या था, तो जब यहाँ पे प्लेट टकराई थी, यूरेशियन प्लेट के साथ में इंडियन प्लेट जब यहाँ पे टकराई थी तो यहाँ पर बन गया था गर्त। यहाँ पे क्या बन गया? गर्त बन गया था। तो उस गर्त को क्या किया गया, हिमालय से आने वाली नदियों ने उस जो वहाँ से अवसाद को लेकर के आई, उस अवसाद को उन्होंने यहाँ पर इस गर्त के अंदर उड़ेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पर अवसाद जमा होता गया वैसे वैसे इसका जो लेवल है वो बढ़ता गया, और वर्तमान में जैसे ही ये समुद्र के बराबर हुआ तो फिर यहाँ से क्या हो गया, नदियाँ जो है बहने लगी। तो यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले आपने ये देखा कि यहाँ पर एक गर्त था और उस गर्त को हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद ने उसे जो है एक लेवल में कर दिया। क्योंकि ये अवसाद बिल्कुल मतलब कि एक नरम अवसाद था, एक दलदली था, तो दलदल की वजह से जो भी यहाँ पर अवसाद जमा हुआ वो एक लेवल में जमा हुआ। इसीलिए अब इसकी हम विशेषता की बात कर लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान की हमने उत्पत्ति की बात की, विशेषता देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि यह 2400 किलोमीटर लंबा उत्तर का विशाल मैदान है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के सिंधु घाटी तक फैला हुआ है। फिर दूसरी बात कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास में 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। और इसमें भी अगर अपन देखें तो पूर्व के अंदर इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। जिस प्रकार से हिमालय की चौड़ाई है वैसे ही इसकी चौड़ाई है। और ऐसे ही आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरफ जो पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ पर इसकी गहराई अधिक है। गहराई क्या है? अधिक है। अभी गहराई अधिक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे गहराई कैसी है इसकी? पश्चिम से पूर्व की ओर मंद, पश्चिम से पूर्व की ओर मंद, या फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कम। क्या है? कम। इसकी गहराई का मतलब क्या हुआ कि जो ये गर्त बना था ना, वो गर्त अधिक गहरा कहाँ पे था? तो इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा गहरा गर्त था। तो ज़्यादा गहराई बनानी है हमें, तो हम ऐसा तो बना नहीं सकते गहराई, तो यहाँ पे गहराई बनी इस प्रकार से, और इस तरफ जो है क्षेत्र वहाँ पे गहराई बनी इस प्रकार से। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये क्षेत्र अपने पास में पूरा मैदान बन गया। तो अब आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी गहराई कम होती जाएगी, और इसका जो ढलान है वो भी पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर इसका ढलान मंद होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये जो है हमारे पास में उत्तर का मैदान है। तो मैदान में ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर मंद है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल मंद है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गहराई भी क्या है? कम है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अब इस मैदान को पहले अपन 2 भागों में बांटेंगे, ढाल के आधार पर, फिर हम बात करेंगे ढाल, दूसरा हम बात करेंगे मिट्टी के आधार पर, दूसरा कौन सा भी? मिट्टी के आधार पर, और तीसरा हम बात करेंगे अपवाह दृष्टि से। ठीक है,
इसको 3 प्रकार से हम बांटेंगे। तो सबसे पहले अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपने इसके बारे में देखा कि मैदान जो है वो कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं और कितना लंबाई उसकी स्थित है। अब देखिए, जैसे ही हिमालय से कोई नदी निकलती है, कोई नदी आती है, तो वो अपने साथ में अवसाद लेकर के आती है। तो जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं वो हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे स्थित हो जाते हैं। पर्वतपदीय जो क्षेत्र होता है, जहाँ इस क्षेत्र में बड़े बड़े हमें जलोढ़ शंकु देखने को मिलते हैं, जलोढ़ शंकु हमें देखने को मिलते हैं। तो जलोढ़ शंकुओं का जो ये क्षेत्र है इसे बाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? बाबर प्रदेश कहते हैं। तो बाबर प्रदेश में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि बाबर प्रदेश कहाँ पर है। तो शिवालिक जो हिमालय है, हिमालय का जो सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र को हम बाबर कहते हैं, जहाँ पर जलोढ़ शंकु यानी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। तो जब नदियाँ उतरती हैं इस क्षेत्र में, तो तब वे नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, गुम्फित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, भूमिगत होकर के बहने लगती हैं, गुम्फित होकर के बहने लगती हैं, यानी कि गुफा के अंदर। ऐसे लगता है कि नदी गुफा के अंदर बह रही है, यानी पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, तो नदियाँ उसके पानी जो है नीचे नीचे से बहता है, हमें ऊपर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी धारा कितनी बड़ी है, यहाँ पे कितनी बड़ी नदी है, लेकिन जैसे ये मैदानों में उतरेगी तो इसका पानी साफ तौर पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो क्षेत्र है ये पर्वतपदीय क्षेत्र है, किसका? शिवालिक श्रेणी का। यहाँ पर जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ भूमिगत होकर के बहती हैं, और ये क्षेत्र जो है कृषि योग्य नहीं है, प्राकृतिक रूप से यह कृषि योग्य, कृषि की उपयुक्त नहीं है। फिर आता है दूसरा हमारे पास में कि जब यहाँ से नदियाँ और आगे चली जाती हैं तो तब यहाँ पे दलदल वाला क्षेत्र आ जाता है। कैसा क्षेत्र आ जाता है अभी? दलदल वाला क्षेत्र आ जाता है। क्यों आ जाता है दलदल वाला? क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तो पीछे रह गए, अब जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो फिर से नदियाँ कहाँ आ जाती हैं भी? धरातल पर दिखने लगती हैं। यहाँ पर क्या होगी थी? भूमिगत, तो यहाँ पर फिर से क्या होगी? सतह पर आ चुकी हैं, धरातल पर दिखने लगी हैं। नदी की धारा को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये दलदल वाला क्षेत्र हो जाता है। तो यह भी प्राकृतिक रूप से कृषि योग्य नहीं है, परंतु इसे कृत्रिम रूप से सुखाकर, ठीक है, सुखाकर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कृषि योग्य इसको बनाया जा रहा है। पंजाब के अंदर इसे चौस कहते हैं, चौस मैदान कहते हैं, ठीक है, और इसका नाम है तराई। क्या नाम है इसका भी? तराई प्रदेश। तो एक हमने देखा बाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश। ये किस आधार पर है? तो ये ढाल के आधार पर है। यहाँ ढाल अधिक है, यहाँ ढाल मंद हो गया। मंद ढाल होने की वजह से पानी सतह के ऊपर दिख रहा है, और मंद ढाल है इसीलिए दलदल है। तीव्र ढाल होता है तो वहाँ दलदल नहीं होती है। तो यहाँ दलदल हुई तो कृषि योग्य नहीं है, परंतु इसे बनाया जा रहा है कृषि योग्य। तो दलदल होने की वजह से यहाँ पर अनेकों बीमारियाँ, मलेरिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पे पाई जाती है भी, ठीक है। यहाँ पे अनेक बीमारियाँ पाई जाती हैं, बीमारियों का प्रकोप पाया जाता है, जिसमें मलेरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, जो कि मच्छर से होने वाली है ना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ना, जहाँ दलदल होती है, कीचड़ होता है, तो वहाँ पर नए नए जो है कीटाणु जो है बन जाते हैं, वहाँ पे वायरस बन जाते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के आधार पर। ये हो गया हमारे पास में मिट्टी के आधार पर। मिट्टी के आधार पर भी दो प्रकार का मैदानी क्षेत्र होता है। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ये आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि एक बांगर प्रदेश होता है और एक खादर प्रदेश होता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि आपने आज तक इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो देखिए, हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और अगर आपका क्लियर है तो उसे अच्छे तरीके से और समझिएगा। मतलब कि जो जहाँ नदी बहती है और जहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर फिर वो अवसाद को ले जाती रहेगी।
अवसाद उसके साथ में जाएगा, हर समय अवसाद उसके साथ में जाएगा, और जहाँ जहाँ पर अवसाद जमा होता जाएगा उसे हम खाद्र प्रदेश कहेंगे। जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी जाता है, हम ऐसे पढ़ते आए हैं कि जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी जाता है उसे खाद्र प्रदेश कहते हैं, और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं जा पाता उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। अब ये बाढ़ का पानी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि नदी का जो नॉर्मली जो बहाव होता है ना, नदी का जो नॉर्मली बहाव होता है वो मान लेते हैं कि ये अपने पास में नदी है, यहाँ पर पानी बह रहा है इस प्रकार से। अब जब पानी यहाँ पे ज़्यादा पीछे से बरसात अधिक होगी, पानी ज़्यादा दूर तक इसका बहाव ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो पानी दूर तक फैलेगा, तो पानी दूर तक जब फैलेगा तो इस पानी के साथ में जो मिट्टी जाएगी वो इस प्रदेश में जाकर के जमा हो जाएगी, और वो मिट्टी उपजाऊ होगी। वो मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ मिट्टी होगी। इसीलिए उस मिट्टी को या उस प्रदेश को क्या कहते हैं भी? खाद्र प्रदेश कहते हैं। अब आप समझ गए कि खाद्र क्या होता है। खाद्र होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है भी? नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है खाद्र। तो फिर जो जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं गया, यानी यहाँ पर पानी जाता रहा और काफ़ी समय बाद में नदी का जो है गहरा हो गया, ये तल जो है नदी का गहरा हो गया। अब अगर नदी का पानी ऊपर चढ़ेगा तो बाहर नहीं जा पाता। यहाँ पे तटबंध बन चुके हैं। यहाँ पे क्या बन गए? तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, जो नदी के दोनों ओर किनारे होते हैं, यहाँ मिट्टी जमा होगी तो ये तटबंध बन गए। अब पानी इससे बाहर नहीं जा पाता, तो इसीलिए अब यही बाग लंबे समय के बाद में ये क्या बन जाएगा? बांगर बन जाएगा। बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बन जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसे लें अपन। तो देखिए जरा, ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा आप देख रहे हो, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों का पानी जाता है और ये प्रदेश जो है वो खाद्र प्रदेश कहलाता है। इसका कंपैरिजन यदि हम मरुस्थल के साथ में करें तो, अब मरुस्थल क्या था? तो मरुस्थल भी एक मैदानी क्षेत्र ही था। मरुस्थल में भी क्या था? पहले यहाँ पर भी नदियाँ बहती थी, जो कि ऋग्वेद के अंदर भी जिसका नाम आता है, यानी ये प्राचीन नदियाँ यहाँ पर भी बहती थी। जो यहाँ आज मरुस्थल है वहाँ कभी नदियाँ हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका अवसाद से जब ये इसका निर्माण हुआ ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर भी अवसाद जमा होता गया, और अवसाद जमा होने के कारण अब दोबारा से यहाँ पर कोई नदी नहीं गई, और जब नदी नहीं गई इस एरिए में, पानी नहीं गया, तो ये मिट्टी पड़े पड़े पुरानी होगी और हम इसे कहने लगे बांगर प्रदेश। तो बांगर अपने राजस्थान में भी आप देखते होंगे कि हम बांगर प्रदेश पढ़ते हैं। नागौर वाले क्षेत्र को, नागौर जोधपुर का जो क्षेत्र है, पाली का जो क्षेत्र है, उसे अपन राजस्थान बांगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ कभी नदियाँ थी। तो ये इस प्रकार से ये बांगर प्रदेश हो गया। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हो गए। वो रेत जो है, जो अवसाद था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया रेत के अंदर, क्योंकि अपने आप में उसका अपक्षय होगा, विघटन होगा, और वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। तो मिट्टी इस प्रकार से छोटे छोटे कणों में टूट गई और फिर वो बन गई बांगर मिट्टी। ठीक है, बांगर प्रदेश बन गया। जबकि इस एरिए में नदियाँ बहती हैं, ये नदी क्षेत्र जो है उपजाऊ है, तो इसी प्रकार से ये क्या बन गया? खाद्र प्रदेश बन गया। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ गए कि ये हमारे पास में बांगर और खाद्र होता है। अब देख लीजिए कि बांगर प्रदेश में कृषि की जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पर कृषि योग्य नहीं होता, ये कृषि योग्य नहीं है। अभी बांगर प्रदेश कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता। तो पानी नहीं आता तो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है तो कृषि योग्य नहीं है। जबकि ये क्या है? कृषि योग्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कृषि की जाती है। क्लियर है? इस प्रकार से समझिए। आगे बढ़ते हैं तो नदी के बहाव को हम देख लेते हैं, किस प्रकार से नदी जो है बहती है। यहाँ हिमालय से नदियाँ आती हैं, तो इस प्रकार से जहाँ पर मैदानी भाग होता है ना, वहाँ नदी हमेशा कैसे बहती है भी? सर्प, विसर्प के रूप में बहती है। जहाँ मैदान होता है वहाँ विसर्प के रूप में बहेगी। जहाँ ढलान अधिक होगा वहाँ वो सिर्फ एक ही धारा के रूप में प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे है? तीव्र ढाल होने की वजह से एक ही इसकी धारा है, आगे जाकर इसकी धाराएं बट जाएगी, और बटने से पहले ये क्या है? एक विसर्प के रूप में बहेगी। यहाँ पे क्या है? मंद ढाल होने की वजह से इस प्रकार से बहती है।
इसीलिए जब कभी भी तेज बरसात होती है तो ये पानी जो होता है सीधा ही आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए जब वो अपना रास्ता छोड़ देता है तो यहाँ पर बाढ़ आती है। तो इसी कारण से जो अपना मैदान है, जो हिमालय की नदियाँ हैं, वो अभी तक युवावस्था में चल रही हैं। वो नदियाँ किस अवस्था में चल रही हैं? युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में चल रही हैं, और इसीलिए वे नदियाँ बाढ़ युक्त नदियां हैं। ठीक है, हिमालय की नदियां कैसी हैं? बाढ़ युक्त नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो किस अवस्था में हैं? वो वृद्धावस्था में हैं, वो बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, तो उनमें बाढ़ नहीं आती है। क्लियर हुई इतनी बात? और उसके बाद में अंत में ये नदी जब महासागर में जाकर के, सागर में जाकर के गिरती है तो वहाँ पर ये डेल्टे का निर्माण करती है, डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है ये सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का क्या है भी? खाद्य प्रदेश है। सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का जो खाद्य प्रदेश होता है वो क्या होता है? डेल्टा होता है। सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो किसकी होती है? डेल्टा की मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे के पूरे अवसाद यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें हर प्रकार के अवशिष्ट पाए जाते हैं, जिसमें जैविक अवशिष्ट भी होंगे। तो इस कारण से ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और ये जो मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसके बाद में आगे प्रायद्वीपीय पठार हो रहे हैं शुरू। तो उससे पहले एक अपन सेटअप और देख लेते हैं कि जो हमारे पास में दो भागों में हमने बांटा था। पहले ढाल के आधार से हमने देखा बाबर प्रदेश और तराई, और मिट्टी के आधार पर देखा बांगर और खादर। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रादेशिक आधार पर इसका क्षेत्र। तो देखिए जरा, प्रादेशिक आधार पर हम बात करते हैं। प्रादेशिक आधार पर देखें तो उत्तर के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान। दूसरा है हमारे पास में गंगा यमुना का मैदान, और एक है हमारे पास में ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये नदियाँ कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो सब आप आगे नदियों वाले टॉपिक में समझ जाओगे। फिलहाल यहाँ पे मैदानों की बात चल रही है। तो सिंधु सतलज के मैदान के बारे में देखिए। सिंधु सतलज का जो मैदान है, सिंधु सतलज के मैदान को पंजाब कहते हैं। अभी पंजाब क्या कहते हैं? अभी पंजाब कहा जाता है। इसे पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है पंज प्लस आब, पंज प्लस आब, यानी 5 आब से मिलकर के बना हुआ क्षेत्र पंजाब कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक आब का मतलब एक आब कहेंगे, और 2 आब का मतलब 2 आब कहेंगे, है ना। तो यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो 2 आब कहलाता है। एक नदी का क्षेत्र 1 आब कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले सिंधु नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उनके नाम अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। सिंधु, सिंधु के बाद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्रत्येक 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, जबकि इन 5 नदियों का क्षेत्र जो है वो पंजाब कहलाता है। इसे अपन क्या कहेंगे? पूरे को पंजाब कहेंगे। तो दोआब कौन कौन से हैं उन्हें याद रखिएगा। सबसे पहले सिंधु और झेलम के बीच कौन सा दोआब है? सिंध सागर दोआब। कौन सा भी? सिंध सागर दोआब है। दूसरा है झेलम और चेनाब, इसके बीच में कौन सा है? चाज दोआब, चाज दोआब, इसे चाज दोआब कहते हैं। फिर उसके बाद में चेनाब और रावी, तो चेनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है? रचना दोआब है। फिर कौन सा है? बारी दोआब, बारी दोआब। फिर कौन सा है? विस्त दोआब, विस्त। अब इनके नाम जो है ना वो इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं के साथ में आप याद रख सकते हो। अगर आपको दोआब याद है तो आप इसका कर्म अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, और अगर आपको इसका कर्म याद है तो फिर आप इसके दोआब भी याद कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब तो सिंधु नदी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब सिंधु और इसके नीचे आने वाली किसी और नदी के बीच में ये बनेगा। फिर अपन देखेंगे कि जैसे रचना है,
अब रचना दोआब जो है ना, रचना दोआब, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रचना दोआब रावी, रै से रावी और च से चेनाब, रावी और चेनाब नदियों के बीच में है, ये आपको पता चल गया। चाज चेनाब और जय से झेलम नदी के बीच में है। चाज का मतलब हुआ चाज, चेनाब और झेलम के बीच में है। बारी का मतलब ब्यास और रावी, ब्यास और रावी के बीच में है। विस्त का मतलब विस्त, व्यास और सतलज के बीच में है। तो आपको इस प्रकार से पता चला। अब आपने इसको सेट करना है कि सबसे पहले किसको रखा जाए, सबसे बाद में किसको रखा जाए। तो आप यहाँ से देखिए, सिंधु सतलज के मैदान की अपन बात कर रहे हैं। सिंधु सतलज के मैदान को पंजाब कहते हैं, तो यानी सबसे अंत में कौन सी आएगी, सतलज, और सबसे पहले कौन सी आएगी, सिंधु। अब आपने कहा कि विस्त दोआब, तो विस्त तो है व्यास और सतलज के बीच में, तो सतलज तो सबसे लास्ट में है, तो उससे जस्ट ऊपर किसको रखेंगे, व्यास को रखेंगे। फिर याद आएगा कि बारी दोआब किसके बीच में है, बारी ब्यास और रावी के बीच में है, लेकिन हमें पता नहीं पहले कौन आती बाद में कौन आती है, तो फिर यहां से पता चलेगा आपको कि बारी ब्यास और रावी, तो व्यास तो लिखी हुई है तो इसके ऊपर लिख दो रावी। ऐसे ही रचना दोआब, रचना दोआब किसके बीच में है, रावी और चेनाब के बीच में, तो आपको यहां पता चला। तो वहां से आपने देखा कि रावी तो लिखा हुआ है, तो किसको लिखे, चेनाब को लिखे। तो ऐसे ही झेलम को लिखते ही हमारा ये सारा क्रम जो है वो तैयार हो जाएगा। इसीलिए अच्छे तरीके से पॉइंट को नोट कीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गंगा यमुना की। तो गंगा यमुना के पहले तो अपन दो हिस्से देखेंगे, गंगा यमुना के दो हिस्से देखेंगे। पहला तो है हमारे पास में गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। अब गंगा यमुना दोआब जो है ना, यहाँ गंगा यमुना दोआब की विशेषता ये है, इसको थोड़ा ढाल और वर्षा के आधार पर बांटा गया है। जो हमारे गंगा यमुना मैदान है ना, गंगा यमुना मैदान, इस मैदान को ढाल के आधार पर और वर्षा के आधार पर बांटा गया है। तो कैसे है, तो देखिए जरा, यहां पर आपको जो इसकी ऊंचाई देखनी है, ढाल नहीं, ढाल तो अपन देख लिया था, ऊंचाई देखनी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो यहां देखिए कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट जो है वो 300 मीटर से अधिक है, 300 मीटर से अधिक इसकी हाइट है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, जो यहाँ पे वर्षा होती है, जो यहाँ पे रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल यहाँ पे होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर वर्षा है। तो ये तो है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। अब रहेगी अकेली गंगा, गंगा यमुना तो हो गया, अब अकेली गंगा रहेगी। तो अकेली जो गंगा प्रदेश है ना, अकेला जो गंगा है, गंगा मैदान, गंगा नदी का जो मैदान है, इस गंगा नदी के मैदान के आगे 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो सबसे पहले को हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा हम यहाँ पे कहते हैं मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा हम यहाँ पे कहते हैं निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ठीक है, 3 हिस्से हो गए इसके। इसमें भी यदि हम बात करें कि इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 300 से 200 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी हाइट कितनी है 200 मीटर से 100 मीटर तक, और इसकी हाइट कितनी है 100 से कम, 100 से कम। ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, मतलब कि क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। पहले 300 मीटर की, 300 मीटर से ज़्यादा हाइट है, फिर 300 से 200, 200 से 100, 100 से कम, इस प्रकार से हो गया। फिर देखते हैं, बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा की यदि यहाँ पे बात करें तो रेनफॉल कितना होता है, तो रेनफॉल आप देखेंगे, अब जब मैं आपको कराऊंगा भारत की जलवायु, तब आप समझ आएंगे कि कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो निचले गंगा का मैदान है ना, वहाँ बरसात होती है 300 से 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ वर्षा होती है 200 से 300, 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ वर्षा होती है 100 से 200, 100 से 200 सेंटीमीटर, और यहाँ वर्षा होती है 100 से कम। ठीक है, यानी औसत 100 हो गई यहाँ पे। क्लियर है, आपने देख लिया इस प्रकार से। अब मैं आपको थोड़ा इसका मैप दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से हमने इसको बांटा है। पर देखिए जरा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से अपन देखते हैं ये वाला,
तो सबसे पहले ये होगी हमारे पास में यमुना नदी और ये होगी हमारे पास में गंगा नदी। तो इन दोनों के यानी बेसिकली ये यमुना नदी का क्षेत्र हो गया, यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र हो गया ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में हमने देख लिया कि यहाँ पर बरसात कम होती है, 100 सेंटीमीटर इसकी वार्षिक वर्षा है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि इस तरफ ढाल कम हो रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और फिर उसके बाद में देखिए बरसात की, यदि हम वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा इस ओर जाएंगे तो बढ़ेगी क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक है। तो यहाँ बरसात होती है 300 से 400 सेंटीमीटर, यहाँ बरसात होती है कितनी भी 200 से 300 सेंटीमीटर, यहाँ बरसात होती है कितनी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 100 से 200 सेंटीमीटर, यहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर और यहाँ 300 से 400 सेंटीमीटर बरसात होती है। और यहाँ की औसत वर्षा कितनी है 100, यहाँ की औसत वर्षा कितनी है 100 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का एक मैप बना लीजिएगा और फिर उसमें अपने को ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। देखिए जरा राज्यों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ इसको बना करके कि आपने इसको किस प्रकार से बना कर रखना है अपने पास। यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे गंगा नदी को बनाएंगे और गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। तो ये अपने पास में एक क्षेत्र होगा ये वाला 100 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पे ऊपरी गंगा कितना हो गया 100 से 200, फिर मध्य गंगा कितनी हो गई 200 से 300, फिर निचली गंगा कितनी है 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा। ये क्या है अभी वर्षा होगी। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें जो है हरियाणा और उत्तराखंड और यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा HR उत्तराखंड और यूपी, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया। फिर ये इसमें ओनली बेसिकली यूपी है, इसमें कौन है उत्तर प्रदेश, इसमें ओनली उत्तर प्रदेश है। और इसमें कौन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें ये वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बीच वाला क्षेत्र आ गया, जहाँ इस तरफ पश्चिमी यूपी आ गया, बिहार आ गया, बिहार के नीचे झारखंड है और यहाँ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है। तो ये वाला क्षेत्र आ गया यहाँ पे। इसमें कौन सा आ गया, तो इसमें आ गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ गया। और इसमें बांग्लादेश आ गया, कौन आ गया अभी बांग्लादेश का क्षेत्र आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुख्यतः गन्ना होता है। यहाँ पे क्या होता है अभी गन्ना। यहाँ पे क्या होता है मध्य गंगा मैदान में क्या होता है, तो यहाँ पे चावल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है अभी चावल होता है। और यहाँ पर क्या होता है अभी, यहाँ पर सबसे अधिक जूट होता है। किसका उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। तो आपने देख लिया गंगा के 3 मैदान हमने बांटे अलग अलग, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा में हाइट कितनी है, वर्षा कितनी है, कौन सा राज्य आ रहा है और कौन सी यहाँ पे फसल हो रही है। इन 4 पॉइंट को हमने देखा है। चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से नीचे नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। ऐसे ही हमने 4 पॉइंट इसके भी देखे हैं। यहाँ पे बात होगी इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें गेहूं आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी गेहूं। तो यहाँ गेहूं, गन्ना, चावल, जूट, ये मुख्य फसलें हैं। हालांकि होती यहाँ पे सारी है, रबी भी आएगी, खरीफ भी आएगी। उत्तर के विशाल मैदान की ये विशेषता है कि इस उत्तर के पूरे विशाल मैदान में हम रबी और खरीफ की फसल चक्र को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो हमें खरीफ और रबी के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये रबी के टाइम पे खरीफ की फसल बो रखी है यहाँ पे, तो मतलब इस प्रकार से मिक्सर हो जाएगा नीचे आकर के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग देखी जा सकती हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ये बात हुई। इसके बाद हम बात करने वाले थे किसकी, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बारी आ गई। तो ब्रह्मपुत्र मैदान की क्या विशेषता है उसको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान की जो विशेषताएं हैं, तो पहले तो आप मैप पर इसको समझिए, मैप पर देखिए, यहाँ पर समझिए कि कहाँ पर है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है यहाँ पे। तो ये एक घाटी के अंदर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्व में घाटी में बहती है, बहुत ही संकरी घाटी में यहाँ पे बहती है। और इस घाटी के कारण यह एक वृष्टि छाया प्रदेश भी बनता है।
तो पहला पॉइंट एक ध्यान रखिएगा कि यह एक घाटी में बहती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है। कैसे है और किसका है, इसे अपन जलवायु के अंदर देखेंगे। फिलहाल एक बार ध्यान रखिएगा कि ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है। उसके बाद में अपने को बात करनी है तीसरा पॉइंट इसका कि इसका ढाल बहुत ही मंद है। इसका ढाल कैसा है, मंद ढाल है, यानी यहाँ पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो है नाव वगैरह चलाई जा सकती है। इसका ढाल बहुत मंद है और मंद ढाल होने की वजह से क्या होता है, जो नदी होती है वो बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाती है। बताया था मैंने आपको कि जब ढाल मंद होता है ना, अगर अपन फर्श पर पानी गिराएंगे तो फर्श का पानी जो है वो एक धारा में ना जा करके अलग अलग फैल करके जाएगा, और आगे अगर कहीं पर घाटी आएगी तो फिर वहां जाकर के वो पानी मिल जाएगा। तो यानी पहले क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे एक धारा आई, मंद ढाल होने की वजह से वो धारा जो है फैल गई और आगे चल करके फिर से वो धारा जो है वो एक हो गई। तो जैसे ही एक हुई तो बीच का जो क्षेत्र है ना वो बाहरी भागों से कट गया, क्योंकि इसके चारों ओर बन गया पानी। इसके चारों ओर क्या आ गया, पानी आ गया। तो ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो विश्व का ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध जल का द्वीप, स्वच्छ पानी का द्वीप, बहते जल का द्वीप कौन सा है, तो वो है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है अभी, मांजुली द्वीप है। मांजुली विश्व का क्या है अभी, ये सबसे बड़ा मांजुली द्वीप है। तो मांजुली द्वीप कहाँ पर है, असम के अंदर है। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसे बनाती है। क्लियर है, ये बात हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, उसकी विशेषताएं देखी, उसके अलग अलग विभाजन देखे। नेक्स्ट हम आगे बढ़कर देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। विभाजन करेंगे अपन और इसे कहते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, ठीक है, ये हमारे पास में मरुस्थल हो गया। अब राजस्थान ज्योग्राफी की आप एक बार क्लास देख लेना, उसमें भी फिलहाल आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। जो एसएससी के हैं उनको तो ज़्यादा इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है डीप से पढ़ने की, लेकिन जो आरएस के जो स्टूडेंट हैं वो इसे जरूर अच्छी तरीके से देखिएगा। और क्योंकि अपने को राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही पढ़नी है, इसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखिए जरा, थार मरुस्थल जो अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी अगर अपन विशेषता देखें तो ये भारत में 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और ये भारत के 4 राज्यों में है। अभी कितने राज्यों में, 4 राज्यों के अंदर है। और वो 4 राज्य कौन से हैं, तो वो है अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, इन 4 के अंदर है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा है, उत्तरी पश्चिमी जो है गुजरात है और उत्तर पश्चिम यानी पश्चिम वाला हिस्सा जो है पूरा राजस्थान का है। अब इसके 2 हिस्से अपन बांटते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको, इस मरुस्थल को हम कहते हैं, एक कहते हैं भी शुष्क रेतीला मरुस्थल, शुष्क रेतीला मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास में अर्धशुष्क, अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल। तो अर्धशुष्क जो हमने इसको कहा वो किस आधार पे कहा, वर्षा के आधार पर कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक होता है हमारे पास में शुष्क और एक होता है अर्धशुष्क। शुष्क रेतीला मरुस्थल को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अभी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, कौन सा अभी, युक्त प्रदेश। और एक आएगा हमारे पास में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसमें क्या होंगे, रेत के बड़े बड़े टीले होंगे जिन्हें क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं। ऐसे ही कुछ टीले होते हैं जिनको बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ठीक है,
और जो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धारियन कहते हैं, धारियन। ऐसे ही नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं, नेटवर्क। पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी इसमें रेत के टीले होंगे, ठीक है, बालू के स्तूप बनेंगे। यहाँ बालू के स्तूप नहीं बनेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें चट्टानी क्षेत्र आएगा। इसमें कौन सा इलाका आएगा, मरुस्थल में जो चट्टानी क्षेत्र होता है ना वो इसमें आएगा। तो जो चट्टाने मरुस्थल के अंदर है ना वो चट्टाने टर्शियरी काल की है। कौन से काल की है, टर्शियरी काल की चट्टाने यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। और टर्शियरी काल की चट्टानों के अंदर हमें अवसाद देखने को मिलता है, तो जिस वजह से यहाँ पे जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास में शुष्क रेतीला मरुस्थल और पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जिसके अंदर हमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश हमें मिलेगा। एक होता है अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल। तो अर्धशुष्क के यदि हम देखें तो इसके 4 भाग किए गए हैं। पहले तो है गग्गर बेसिन जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब का इलाका है, ठीक है। गग्गर बेसिन हो गया जो भी पंजाब में जितना मरुस्थल है, हरियाणा में जितना मरुस्थल है, और राजस्थान का सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़, वो इसके अंदर आता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास में शेखावटी क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है हमारे पास में लूणी बेसिन। तो एसएससी वाले आप सभी के लिए इतना काफ़ी है फिलहाल। और जो है अपने राजस्थान ज्योग्राफी वाले बीएसटीसी, पीटीटी या आरएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से इसकी क्लास जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और आगे भी अपन क्लासेस जो है वो लगाते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास में थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल हमने देख लिया और हमने मैदान को देख लिया। तो अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार और तटीय प्रदेशों के बारे में। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 भौतिक प्रदेश जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और इस संडे को आपका जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।